नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये तीसरी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द सक्सेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड्स ऑन। डायग्नोस्टिक टेस्ट को हिंदी में निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी कि देखिए, जब भी बच्चे को कोई संप्रत्यय पढ़ाया जाएगा या फिर कोई पाठ पढ़ाया जाएगा तो बच्चे को उस संप्रत्यय यानी उस कॉन्सेप्ट या फिर उस पाठ में कोई दिक्कत है या नहीं, ये जानने के लिए, यानी बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है ये जानने के लिए हम लोग निदानात्मक परीक्षण करते हैं और उसी को अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है। तो ये इसकी सफलता किस पर निर्भर कर रही है? इसकी सफलता जो लर्निंग गैप्स है, जो बच्चे को समस्या आ रही है, उसी को यहाँ पर लर्निंग गैप कहा जा रहा है। यानी कि आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ लर्निंग गैप, यानी कि अधिगम के दौरान जो एक तरीके से समस्या है, अधिगम के दौरान हो रही समस्याओं का पता लगाने पर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसका सफलता निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इन द लैंग्वेज क्लासरूम अ चाइल्ड ऑफन फेसेस प्रॉब्लम्स इन लर्निंग हिज हर फर्स्ट लैंग्वेज एट स्कूल बिकॉज। यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक भाषा की कक्षा में प्रायः बच्चे समस्या फेस करते हैं अपनी प्रथम भाषा को सीखने के दौरान। यहाँ पर अधिगम की बात की गई है, लर्निंग की बात की गई है, यानी बच्चे प्रथम भाषा को पढ़ने के दौरान समस्या फेस करते हैं। ऐसा क्यों होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बात की गई है फर्स्ट लैंग्वेज की। फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि आपकी मातृभाषा, आपका मदर टंग। तो आपने अपनी मातृभाषा अपने परिवेश के संपर्क में आने की वजह से विद्यालय जाने से पहले ही अर्जित कर लिया। देखिए, भाषा अधिगम, यहाँ पर लर्निंग की बात की गई है, और जो आप भाषा अर्जित किए हैं, अधिगम और अर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप समझ लीजिए। देखिए, अगर आप बिना किसी प्रयास के, बिना ग्रामर के रूल को पढ़े हुए भाषा को सीख लिए हैं पर्यावरण के संपर्क में आने की वजह से, तो वो भाषा अर्जन है। यानी कि जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो उसको कोई ग्रामर का रूल नहीं बताया जाता है, बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चा उस परिवेश में बोले जा रहे भाषा को अर्जित कर लेता है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी ग्रामर के रूल के। तो ये भाषा का अर्जन हो गया। और जब ग्रामर के रूल के अंतर्गत औपचारिक तरीके से विद्यालय में कोई भाषा पढ़ाई जाती है ग्रामर के रूल के अंतर्गत, तो वो भाषा का अधिगम होता है। यही कहा जा रहा है कि फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि बच्चे का मदर टंग, उसकी मातृभाषा, जो कि उसने इन्वायरमेंट से एक्वायर किया था, अर्जित किया था, जब वही लैंग्वेज उसको कक्षा में पढ़ाया जाता है तो बच्चे परेशानी का सामना करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग उसने अर्जित किया था वो ग्रामर का रूल के तहत नहीं किया था। वो गलत सही जो भी उसके वातावरण में बोला जा रहा था उसको उसने हूबहू एक्वायर कर लिया। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूं, जैसे देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ से सटे हुए जो राज्य हैं वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर बोला जाए कि हम खेलने जा रहे हैं, तो कोई एक इंडिविजुअल बालक है, या फिर आप बोलेंगे कि हम खाना खा रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल लड़का भी है तो भी अपने आप के लिए हम यूज करता है। तो क्या हम ग्रामेटिकली सही है? नहीं सही है, क्योंकि हम जो है वो प्लूरल को डिफाइन करता है, यानी कि हम मतलब कि हम लोग, और यहाँ पर हम अपने आप के लिए, इंडिविजुअल के लिए यूज करते हैं। तो ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में इसी प्रकार से बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इस वजह से हमने हूबहू गलत तरीके से ही सही हमने उसको अर्जित कर लिया। तो ये जब ग्रामर के रूल के तहत बच्चे को बताया जाएगा कि हम नहीं, आपको मैं यूज करना है, कि मैं खाना खा रहा हूँ या फिर मैं खेलने जा रहा हूँ, तो एज ए इंडिविजुअल आपको मैं यूज करना है। तो अब ग्रामर के रूल के तहत जब आप चीज़ों को सीख रहे होंगे तो आपको कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आपने इन्वायरमेंट में गलत तरीके से सीखी थी, गलत तरीके से जिस प्रकार से लोग बोल रहे थे उसी तरीके से हूबहू आपने एक्वायर कर लिया था। तो अब चूंकि ग्रामर के रूल के अंतर्गत और नियमों के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है कक्षा में, इस वजह से बच्चे कठिनाई का सामना करते हैं। यानी कि स्कूल में आप कैसे पढ़ेंगे? औपचारिक तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज के तौर पर पढ़ेंगे। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्कूल की जो भाषा है वो ज़्यादा औपचारिक है। औपचारिक कैसे होगा? जब आप ग्रामर के रूल के तहत पढ़ाएंगे, और जो घर की भाषा थी, जो होम लैंग्वेज थी, जो मदर टंग थी, जो फर्स्ट लैंग्वेज थी, वो कम फॉर्मल थी। कम फॉर्मल का मतलब इनफॉर्मल थी, यानी कि आप सही गलत जो भी आपने देखा, जो भी आपने सीखा, उसी तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे थे। तो इसी वजह से कठिनाई होता है, क्योंकि स्कूल की जो भाषा होती है वो ज़्यादा औपचारिक होती है, मोर फॉर्मल होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, स्टोरी टेलिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू, यानी कि कहानी कथन जो है वो बच्चों को किसमें मदद करती है। तो देखिए, बच्चे को जब आप कहानी सुनाते हैं कि एक समय एक राजा था, वह घोड़े पर बैठ करके शिकार करने जंगल में गया, अचानक उसके सामने भालू आ गया, फिर उसने भालू का शिकार कर दिया और रथ पर भालू को लाद करके वो महल में ले आया। ये सब कुछ क्या है, अमूर्त है, आपके सामने, बच्चे के सामने ये घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं, लेकिन कहानी सुन करके वो उसमें इतना रोमांचित हो जाते हैं कि अपने मन में वो कल्पना करने लगते हैं, वो सिचुएशंस को अपने मन में इमेजिनेशन करने लगते हैं कि राजा होगा, वो किस प्रकार से रथ पर गया होगा, किस प्रकार से अचानक उसके सामने भालू आ गया होगा, कैसे उसने तीर से भालू का शिकार कर दिया होगा, उसके बाद से रथ पर लेकर के उसको आया होगा। तो ये क्या है, ये बच्चे कल्पना कर रहे हैं अपने मन में, यानी कि स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी कथन से बच्चों में कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिल सकता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, डेवलप देयर इमेजिनेशन, यानी कि बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने में ये मदद करता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू एसेस द राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पर राइटिंग स्किल को मूल्यांकित करना है, एसेस मीन्स मूल्यांकन करना। तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से चारों विकल्पों में से कौन सा सबसे बेहतर तरीका है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के संदर्भ में। तो देखिए, लेखन कौशल का मतलब होता है कि कितना मौलिक विचार बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लिख पा रहे हैं, यानी कि अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कितना नए तरीके से, कितना मौलिक विचारों के माध्यम से अपने आप को लिख करके अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। तो ये होता है राइटिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग स्किल में राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, बच्चे का राइटिंग खराब है अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप को कितने अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पा रहा है, कितने मौलिक विचारों से अभिव्यक्त कर पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग विकल्पों पर चलते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लिखने की बात की जा रही है उस चैप्टर के आधार पर। तो जाहिर सी बात है, जब चैप्टर में उसका उत्तर मेंशन होगा और उसी को हूबहू बच्चा लिख देगा, तो इसमें बच्चे का कुछ भी अपना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बल्कि उस चैप्टर में जो कुछ भी थीम था उसके आधार पर बच्चा आंसर कर रहा होगा। यानी इसमें बच्चे की राइटिंग स्किल को एनालाइज नहीं किया जा सकता, एक्सेस नहीं किया जा सकता, एसेस नहीं किया जा सकता, मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये पहला निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, दिया गया है डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब होता है श्रुतलेख, बच्चा सुन करके लिखना। तो यहां पर बच्चा अपना मौलिक विचार थोड़ी अभिव्यक्त करेगा, जो चीज टीचर के द्वारा बोला जा रहा होगा उसी को तो वो लिखेगा सुन करके, तो इसमें मौलिक विचार नहीं है, इस वजह से ये भी आपका गलत हो गया। चौथा देखिए, कंपटीशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अच्छा हैंड राइटिंग है या फिर खराब हैंड राइटिंग है, ये राइटिंग स्किल इसको डिफाइन नहीं करता है, बल्कि राइटिंग स्किल का मतलब ये होता है, लेखन कौशल का मतलब ये होता है कि अपने विचारों को कितने मौलिक तरीके से, नए विचारों के माध्यम से बच्चा अभिव्यक्त कर पाए। तो ये भी निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेज। अब बच्चा जब अपना खुद का अनुभव लिख रहा होगा तो प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है, यानी कि प्रत्येक का जो विचार होगा, प्रत्येक का जो अनुभव होगा वो दूसरे बच्चे से अलग होगा, यानी प्रत्येक बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो यूनिक होगा, मौलिक होगा, क्रिएटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये राइटिंग स्किल को एक्सेस करने का, यानी कि उसको मूल्यांकित करने का सबसे बेहतर विकल्प होगा और सबसे अच्छा तरीका होगा। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिगिनिंग बाय गिविंग द रूल्स फर्स्ट थ्रू एन आइसोलेटेड इलस्ट्रेशन एंड देन ड्रिलिंग द रूल्स थ्रू प्रैक्टिस इज द ए, यानी कि पहले बच्चे को नियम बताया जा रहा है, उसके बाद से जो उदाहरण है उसको बताया जा रहा है और अंत में उसको ड्रिलिंग यानी कि प्रैक्टिस कराया जा रहा है नियम का। तो ये क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, पहले उसको नियम बताया गया, उसके बाद से उदाहरण बताया गया और अंत में फिर से नियम का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो पहले चूंकि नियम बताया गया इसलिए ये क्या है, ये डिडक्टिव अप्रोच है, यानी कि निगमनात्मक विधि है और ये मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। यानी पहले उसको नियम तो बताया गया, फिर उसको उदाहरण बताया गया और अंत में फिर से उसको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ड्रिलिंग कराया जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है, किसका, नियम का। तो ये क्या है, ये मेरिट है डिडक्टिव अप्रोच का, यानी कि निगमनात्मक जो विधि है उसके माध्यम से बच्चे को चीज़ों को क्लियर आउट किया जा रहा है, ये मेरिट है डिडक्टिव अप्रोच का। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, द एक्टिविटीज शुड प्रेजेंट द ग्रामेटिकल आइटम्स इन क्लियर एंड इंटरेस्टिंग वे टू, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ऐसी क्रियाविधि करानी चाहिए जो कि ग्रामेटिकल आइटम को, यानी कि व्याकरणिक चीज़ों को साफ
क्लियर, स्पष्ट और इंटरेस्टिंग, यानी कि एक तरीके से बच्चों के रुचिकर वे में, रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है हेल्प लर्नर्स टू मॉनिटर देयर वर्क, बच्चों को उनके वर्क को मॉनिटर करने के लिए। तो बच्चे को पोर्टफोलियो के माध्यम से अपने अधिगम का ज्ञान यानी स्वतः वो आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल रूल इस वजह से नहीं बताया जा रहा है कि बच्चे सिर्फ आकलन कर पाए। बच्चों के आकलन, स्व आकलन के और भी तरीके हो सकते हैं, पोर्टफोलियो हो सकता है, एनेक्डोटल हो सकता है, केवल यही एक ग्रामेटिकल आइटम नहीं है। तो ये संकुचित था विकल्प, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, हेल्प लर्नर्स टू फील फ्री टू डू इट और अवॉइड इट, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चा इसे करे या फिर ना करे, वह स्वतंत्र है, ऐसा फीलिंग उसके अंदर लाने के लिए। तो ये बिल्कुल निगेटिव था, क्योंकि बच्चे को फ्री नहीं छोड़ सकते कि बच्चा का मन है तो गतिविधि करे या फिर ना करे। बच्चे को गतिविधि कराना ही है, 100% उसकी पार्टिसिपेशन यहाँ पर अनिवार्य होना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को कहा जा रहा है कि उसके मन के ऊपर छोड़ दीजिए कि अगर वो करना चाहे तो करे, ना तो ना करे। ये तो बिल्कुल निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है। तो दूसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है हेल्प लर्नर्स टू मेमोराइज द स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए, रटना, याद करना, मेमोराइज, ये सभी क्या है, ये हमेशा निगेटिव सेंस में होते हैं। एनसीएफ 2005 बच्चों को खेल के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करने के लिए कहता है, ना कि रटने के लिए कहता है। मेमोराइज रटने पर जोर दे रहा है, इस वजह से आपका विकल्प नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्या कहा जा रहा है, हेल्प लर्नर्स टू डू देम एंड इंटरनलाइज द स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो एक तरीके से स्पष्ट और इंटरेस्टिंग वे में बच्चे को ग्रामर बताया जा रहा है, इससे बच्चे इस गतिविधि को करने के लिए क्या होंगे, प्रेरित होंगे। यही कहा जा रहा है, देखिए हेल्प लर्नर्स टू डू देम, यानी कि गतिविधि करने के लिए उनको मदद करेगा, और साथ ही साथ इंटरनलाइज द स्ट्रक्चर, यानी कि उस स्ट्रक्चर को, उस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझने में बच्चे को हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, इन लिटरेचर देयर इज आर ऑफ मीनिंग, यानी कि आपने कहावत सुना होगा, गागर में सागर भरना, यानी कि साहित्य जो होता है वो कम शब्दों में कई लेयर्स में उसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, कई लेयर्स में मीनिंग हो सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स में। ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 मल्टीपल लेवल्स, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज गेन्ड मोमेंटम विथ द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा अधिगम के दौरान इसके क्रियात्मक पक्ष के लिए भाषा में कौन सा मोमेंटम गेन करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो विकल्प है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष की बात की गई है, यानी कि व्यवहारिक पक्ष। तो व्यवहारिक पक्ष क्या होगा, भाषा का व्यवहारिक पक्ष क्या होता है। कोई भी भाषा हम लोग क्यों सीखते हैं, इसलिए सीखते हैं क्योंकि उसमें कम्युनिकेट कर पाएँ। आज इंग्लिश को यहाँ पर ज्ञान की परिकाष्ठा कहा जाता है कि जो इंग्लिश में बोल पा रहा है वो ज़्यादा ज्ञानी होगा, जो हिंदी में बोल रहा है वो कम ज्ञानी है। ऐसा नहीं है, इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, वो एकमात्र अपने आप को एक्सप्रेस करने का साधन मात्र है। तो यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष क्या हो जाता है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, अपने भावनाओं को बोल करके अभिव्यक्त कर पाना। तो ये कैसे आएगा, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच से आएगा, यानी कि फंक्शनल एस्पेक्ट किसी भी भाषा का कम्युनिकेशन स्किल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिकेटिव अप्रोच इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अ लिटरेरी टेक्स्ट, यानी कि एक साहित्यिक लेख कैन बी यूज्ड इन अ लैंग्वेज क्लास फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ, यानी कि एक साहित्यिक लेख भाषा की कक्षा में क्या पढ़ाने और क्या अधिगम के लिए यूज किया जा सकता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 लैंग्वेज फंक्शंस एंड न्यू वोकेबलरी, यानी कि जो नई शब्दावलियाँ होती हैं वो बच्चे को सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अन्य विकल्पों की अगर बात करें तो दूसरा विकल्प दिया गया है रिफॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स। तो आप साहित्य प्रखर के ग्रामर के नियमों को फिर से थोड़ी बनाते हैं। रिफॉर्मुलेशन कहने का मतलब कि ग्रामर के नियमों को फिर से बनाना। तो ग्रामर के रूल्स तो उसमें पहले से निहित हैं, अब उसमें आप चेंज थोड़ी करेंगे, रिफॉर्मुलेट थोड़ी करेंगे। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए लर्निंग डिसएबिलिटीज, तो किसी भी साहित्य को पढ़ करके आप डिसएबिलिटी को नहीं सीखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए डेवलपिंग प्रोनाउंसिएशन, ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ उच्चारण करने तक ये सीमित है, जबकि न्यू वोकैबुलरी में आप उच्चारण भी सीखते हैं, यानी कि कोई नया शब्दावली आप सीख रहे हैं तो उसको किस प्रकार से उच्चारित करेंगे ये भी आप सीखते हैं। तो ये जो चौथा विकल्प था ये संकुचित था और पहले विकल्प में पहले से इंक्लूडेड है, इस वजह से चौथा जो विकल्प है ये संकुचित हो गया और पहला विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लैंग्वेज फंक्शंस एंड न्यू वोकैबुलरी
वोकैबुलरी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रामर टीचिंग, यानी कि व्याकरण शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जब भी बच्चे को ग्रामर पढ़ाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर अलग से पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है, यानी कि भाषा की कक्षा में बच्चा को कोई कहानी बताया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को बताया जा रहा है कि एक समय में एक राजा था, वो शिकार पर गया और शिकार पर उसने एक भालू को मारा। मान लीजिए यही कहानी बच्चे को बताया जा रहा है, तो इसमें बच्चे को टेंस इससे जोड़कर ही बताया जाएगा कि एक समय में एक राजा था, तो ये घटना घट चुकी है, यानी कि ये पास्ट टेंस से संबंधित है। तो पास्ट टेंस या फिर टेंस किससे संबंधित है, ये ग्रामर से संबंधित है। तो इस लेख के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से ही बच्चे को ग्रामर आपने बताया। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो बच्चे को इसमें ही बताया जा सकता है कि कर्ता कौन है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, ये सब कुछ इस कहानी के माध्यम से बताया जा सकता है। यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, उससे जोड़कर ही बच्चे को ग्रामर बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ग्रामर इज टू बी ट्रीटेड इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिस संदर्भ में बात की जा रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कहानी के बारे में, जिस लेख के बारे में बात की जा रही है, उसी से जोड़ करके ग्रामर बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।